हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड का पाठ 6 स्पीति में बारिश ये पढ़ने जाने वाले हैं। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इनके लेखक के बारे में जान लें, जो हैं कृष्णनाथ। कृष्णनाथ जी का जन्म सन 1934 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मुख्य रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का इन्होंने संपादन किया है। इन्हें सम्मान प्राप्त है लोहिया सम्मान, और इनकी मृत्यु सन 2016 में हुई है। कुछ समय पहले ही इनकी मृत्यु हुई है। इनके जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। इन्होंने एमए करा है अर्थशास्त्र में, उसके बाद आंदोलनों से जुड़ गए थे और बौद्ध दर्शन का गहरा ज्ञान था इन्हें, और वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अच्छा अधिकार रहा है। दोनों भाषाएं वो अच्छे से बोल सकते हैं और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका काफ़ी जुड़ाव रहा है। हिंदी की साहित्य पत्रिका कल्पना, इसका संपादक मंडल में वे कई साल तक रहे हैं, और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक इन्होंने संपादन किया है। साथ ही साथ राजनीतिक पत्रकारिता अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़ गए। राजनीति से जुड़े रहे, पत्रकारिता का कार्य उन्होंने करा, अध्यापन संपादन के कार्य करे, और अंतिम में वे बौद्ध दर्शन के साथ जुड़ गए। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्ययन शुरू कर दिया। नागार्जुन जो बौद्ध दर्शन के बहुत बड़े पंडित थे, उनके साथ उनके दर्शन के बारे में, उनके दर्शन का ज्ञान लेने लग गए उन पंडितों से। और भारतीय चिंतक जय कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ जी भी उसमें शामिल हो गए। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफ़ी कुछ लिखा है। उन्होंने गहन अध्ययन के बाद बौद्ध दर्शन का हमें और गहरा ज्ञान दिया है। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई, उनका मन फिर भी नहीं भरा, इसलिए वे यायावर हो गए। वो यायावर एक पंथ है, यायावर पंथ को उन्होंने स्वीकार किया, उसके ज्ञान का अर्जन किया। उन्हें उसकी बातें भी अच्छी लगी, उनके सिद्धांत भी अच्छे लगे। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी। यायावरी मतलब यायावर पंथ का अनुसरण। दूसरे सांसारिक अर्थ में कहें तो उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू कर दी, उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े थे। बौद्ध धर्म के स्थान हिमालय की यात्रा करने पर मिलना है, वहाँ पर बौद्ध धर्म के स्थान आपको मिलते हैं, ऐसा कहा जाता है। और भारतीय मिथक, तो मिथक किसे कहते हैं? ऐसी बातें जिनका लिखित प्रमाण न होने पर भी कहीं सुने होने पर उसे स्वीकार किया जाता है। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधाएं आ गई उनके साथ, कि अपन यात्रा करते जाएं और लिखते जाएं कि रास्ते में ये आया, हमने ये देखा, यहाँ पर ये अनुभव किया। ये सब यात्रा वृत्तांत होते हैं। ये शिक्षा उन्होंने ले ली इसको करते करते। और कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते हैं वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते हैं, बल्कि तत्ववेत्ता की तरह वहाँ का अध्ययन भी करते हैं। जैसे हम घूमने जाते तो हम क्या घूमे फिरे, खाए पिए और आ गए। वो ऐसे व्यक्ति थे, वहाँ जाते थे, घूमते थे, वहाँ का इतिहास, वहाँ की वर्तमान स्थिति, वहाँ की संस्कृति, सारी जानकारियाँ लाते थे। और पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते थे, बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को भी उखाड़ते थे। वे स्मृतियाँ होती थी जो इतिहास के प्रभाव में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं। मतलब वो कहीं भी जाते थे तो वहाँ का इतिहास, वहाँ का वर्तमान, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की राजनीति, वहाँ की अर्थव्यवस्था, हर पहलू को खंगाल कर, पूरा देख कर और उसे अपने साथ समेट कर लाते थे। कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जोड़कर होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। उनकी यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष की, क्योंकि यात्रा व्यक्ति क्या करेगा, किसी एक स्थान की तो करेगा। हिमालय घूमने गया, केरल घूमने गया, राजस्थान घूमने गया, जहाँ आप जाएंगे वहाँ स्थान विशेष का आपको विशेष जानकारी होगी। इसके बाद भी उनके यात्रा वृत्तांत में भाषा की विविधता आपने को मिलेगी, भाषा का ज्ञान मिलेगा, इतिहास आपको मिलेगा, पुराणों का ज्ञान मिलेगा।
पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। मतलब उनके यात्रा वृत्तांत को पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि आप खुद हिमालय में घूम रहे हैं, या अगर केरल का लिखे हैं तो वो क्या आप खुद केरल में घूम रहे हैं। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं, वे भी अगर कृष्णनाथ की यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। वो इतना सजीव होता था कि वो किसी भी पहलू को, किसी भी मुद्दे को छोड़कर नहीं आते थे, हर बारीक से बारीक चीज़ों को देखकर और समेट कर लाते थे। अब हमारे पाठ है स्पीति में बारिश। तो स्पीति स्थान का नाम है जो कि हिमालय में है। पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित स्थान है। यह स्थान अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण बहुत ही पर्वतीय स्थलों से भिन्न है, दूसरे पर्वतों से भिन्न है। इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, वहाँ की ऋतु, वहाँ की फसल, वहाँ की जलवायु और वहाँ के भूगोल का वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन है। दुर्गम क्षेत्र उसे कहा जाता है जिस क्षेत्र पर आसानी से पहुंचा ना जाए। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वह बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन गया। मतलब उस स्थान पर साधारण लोग नहीं जा पाते हैं। कुछ युवा वहाँ की खोज करते हुए अगर वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ वो नई चीज़ें ला सकते हैं, उसको सामान्य दूसरी दुनिया के साथ, दूसरे क्षेत्रों के साथ जोड़ सकते हैं, जिससे उस क्षेत्र का विकास भी हो। अब यहाँ हम पाठ को शुरू करते हैं। हमारा पाठ है स्पीति में बारिश। स्पीति स्थान का नाम है और उस स्थान पर जब बारिश होती है तो उसका मनोहारी वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। तो शुरू में बताया है कि स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। स्पीति कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा प्रदेश है? हिमाचल है। और प्रदेश के अंदर क्या होता है? जिला होता है, तहसील होती है। तो ये लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक है। योग क्योंकि इसे ना तो स्पीति बोला गया है ना ही लाहौल बोला गया है। ये दो अलग अलग नाम और जगह, दो अलग अलग स्थान होने पर भी इन दोनों के नाम को एक साथ जोड़ा गया है। ये एक आकस्मिक ही है। इसमें बहुत योगायोग नहीं है, ये ऐसे ही जोड़ दिया गया है। कोई ऐसा डिफिकल्ट साइंस नहीं है इसमें, या कोई ऐसा महत्वपूर्ण कारण नहीं है जिस कारण इन दोनों को एक साथ रखा गया है, एक साथ जोड़ा गया है। ये ऐसे ही दोनों नाम एक साथ लिए जाते हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से एक साथ देखे जाते हैं। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। अलंघ्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। दूसरा कारण ये है, इस स्थान की चर्चा इतिहास में भी ज़्यादा नहीं है। कारण क्योंकि यहाँ इतिहास की इतनी घटनाएं नहीं हैं। अब इतनी घटनाएं क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत ही कठिन और दुर्गम हैं। ऊंचे ऊंचे दर्रे हैं। यहाँ दर्रे किसे कहा जाता है? जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उनके साथ जो खाइयाँ जुड़ी हुई होती है वो दर्रे बनाती हैं, जिन्हें लांघना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति होने पर यहाँ लोग आसानी से नहीं पहुँच पाते थे। इस कारण यहाँ राजनीतिक ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए हैं, जिससे इसका इतिहास में वर्णन कम पाया जाता है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। अब संचार में सुधार मतलब, संचार मतलब कम्युनिकेशन, जो हम लोग बातचीत कर लेते हैं। आप फ़ोन से एक दूसरे से बात कर लेते हैं, आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, आप डाक सेवा, पोस्टल सेवा से, डाक सेवा से आप एक दूसरे से संपर्क में आ जाते हैं। ये सब विकास होने के बावजूद भी, ये होने के बाद भी लाहौल स्पीति आज भी ऐसी स्थिति में है कि वायरलेस सेट के जरिए जुड़ा हुआ है। वायरलेस सेट आप पे देखें कि जो हमारी सेनाएं हैं यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं वायरलेस, ऐसी सेवा से ही जुड़ा हुआ है। और जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। केलंग, फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा। केलंग के जो बादशाह हैं वो अपना अधिकार समझते हैं स्पीति और लाहौल स्पीति के ऊपर, और उन्होंने काजा में अपना एक सूबेदार नियुक्त किया हुआ है जो वहाँ की देखरेख करता है। तो हमेशा केलंग के राजा को, ये बादशाह को डर बना रहता है कि वो मेरी बात सही से मान रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो खुद उस पर अधिकार करने की सोच रहा है, लेकिन ये भय होने पर भी वो कुछ कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनसे उनका संपर्क स्थापित जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। सूबेदार की अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है, लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है?
बसंत में भी 170 मील जाना आना कठिन है और शीत में तो प्रायः असंभव है। इतनी चिंता होने पर भी बादशाह उस संपर्क स्थापित नहीं हो पाता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता है। वहां से दूरी कितनी है केलंग से? 170 मील। बसंत के मौसम में जब खुला मौसम होता है तब भी वहां जाना आना बहुत कठिन है। और अगर शीत ऋतु की बात करें, सर्दियों की बात करें, ठंड की बात करें हम, तो बर्फ जम जाने के कारण वहां रास्ते बंद हो जाते हैं और पहुंच पाना असंभव हो जाता है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। जब ये साम्राज्य टूटे तो ये स्वतंत्र रही। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही। इतिहास की हम बात करें, प्राचीन काल की हम बात करें, तो स्पीति जो है भारतीय साम्राज्य का अनाम अंग रही है। जब क्योंकि ये साम्राज्य टूटे तो ये स्वतंत्र रही, क्योंकि अंग तो मानी जाती थी कि हाँ ये इस साम्राज्य के पास है तो ये साम्राज्य का अंग है, लेकिन वहाँ पर संचार व्यवस्था न होने के कारण संपर्क नहीं हो पाता था। और जब वो साम्राज्य खत्म हो जाता था तो इसको अपने आप स्वतंत्र मान लिया जाता था कि अब इसके ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र राज्य है, स्वतंत्र स्थिति में है। फिर मध्य युग की बात करें हम, तो मध्य युग में अगर हम देखें प्राचीन काल में इस स्थिति में रही है। फिर मध्य युग आया है। आपको बता दूं यहाँ इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल जो बहुत पुराना इतिहास है हमारा, मध्यकाल जो कि 600-700 ईस्वी के बाद से लेकर हमारा यहाँ 1200-1300 तक चलता है, और उसके बाद से लेकर 1300-1400 के बाद से लेकर हम आधुनिक भारत या आधुनिक काल की व्याख्या करते हैं, उसे समझते हैं। तो हम यहाँ मध्यकाल की अगर बात करें तो मध्य युग में यह लद्दाख मंडल में जुड़ा, कभी कश्मीर मंडल का भाग बन गया, कभी बुशहर मंडल का भाग बना, तो कभी कुल्लू मंडल का भाग बन गया, और ब्रिटिश सरकार के आने पर ये ब्रिटिश सरकार का राज्य का भाग बन गया। तब भी प्रायः स्वायत्त रही है। ये क्यों स्वायत्त रही है, स्वतंत्र रही है? क्यों? क्योंकि ये सब शासक इस पर राज्य करने के बाद भी यहाँ पर निरंतर संपर्क नहीं कर पाते थे, यहाँ पर आकर सीधा अपना अधिकार नहीं बता पाते थे, क्योंकि यहाँ पहुँचना ही बहुत मुश्किल था। इसकी स्वायत्तता भूगोल से सिरजी है, भूगोल ने सिरजी है, मतलब कि इसको स्वतंत्र बनाने का पूरा श्रेय भूगोल को जाता है। भूगोल को इसलिए क्योंकि इसके आसपास की स्थितियां ही ऐसी बनाई है, भौगोलिक स्थितियां, जिससे व्यक्ति यहाँ आसानी से पहुंच ही ना सके। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है और भूगोल ही इसका संहार भी करता है। इस प्रकार से भूगोल इसकी रक्षा करता है कि दूसरी गुलामी से इसको बचाता है, उसी तरह से संहार भी करता है कि जब प्राकृतिक प्रकोप आते, आपने देखा होगा हिमालय में क्या होते, हिमस्खलन होते, बड़े बड़े बहुत बड़ी बर्फबारी होने पर हिमस्खलन हो जाते हैं। ज़्यादा गर्मी पड़ने पर वहाँ का पूरा बर्फ बहने लगता है, ज़्यादा पानी हो जाता है। तो ये सारी जब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, यही इसका विनाश भी करती है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते जाते वह अल्प बसंत बीत जाता था। वहाँ के जो राजाओं ने इसको शासन करा होगा, इसको अपने राज्य का जो हिस्सा बनाया होगा, कभी पुराने मध्यकालीन प्राचीनकालीन राजाओं ने, तो उनका हरकारा वो कहते हैं, उसको कहते हैं जो संदेश लेकर आता है। जैसे आज फ़ोन करा अपन ने यहाँ से, वहाँ सामने वाले ने बात कर ली, पहले से फ़ोन नहीं थे, चिट्ठी भी जो जाती थी तो पहले हरकारे होते थे कि जैसे यहाँ से अगर आपको 500 किलोमीटर दूर चिट्ठी पहुँचानी है तो एक हरकारा घोड़ा लेकर जाएगा और वो 50 किलोमीटर की यात्रा के बाद उसको आगे दूसरा हरकारा मिलेगा, वो संदेश उसको देकर वहीं रुक जाएगा, आगे से वो व्यक्ति जाएगा। ऐसे ही वो 50-50, 100-100 किलोमीटर के अंतराल पर वो हरकारे बदलते जाते थे और वहीं पर रुककर वो संदेश आगे पहुंचता जाता था, जिससे बहुत लंबा समय लगता था। तो वही बोलते थे कि अगर वहाँ से कोई संदेश लेकर हरकारा आता भी होगा तो अल्प बसंत मतलब आधा कोई ऋतु है, जो मौसम होते हैं हमारे 3-3, 4-4 महीने के, वो आधे मौसम बीत जाते थे। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुपचिंग गोनपा ने मैंने देखा। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था। अब यहाँ जोरावर सिंह का जो नाम दिया है वो एक विशेष योद्धा का नाम दिया है कि जोरावर सिंह एक विशेष योद्धा के रूप में बताया है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जो इतनी विकट स्थितियों में, ऐसी भौगोलिक स्थितियों से भी डरे बिना वहाँ तक पहुँच जाए और वहाँ अपना दबाव बना ले, अपना अधिकार स्थापित कर ले। ऐसा व्यक्ति भी अगर कोई आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुपचिलिंग गोनपा
मैंने देखा था। वो खुद उस समय का बताना चाहते हैं कि कैसी स्थिति उन्होंने देखी थी कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर अगर उस पर अपना अधिकार जमाना चाहे तो भी वो कैसी स्थिति में, वहाँ की प्रकृति उसका सामना करती है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति उसका सामना करती है। ये सारी चीज़ें हम इसके अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।